Hello and welcome to the Clarity of Concepts. I'm इंजीनियर प्रभात। मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ PYQ सीरीज, जिसमें ईयर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन उसके सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए कराएंगे। ये 2025 का क्वेश्चन का सीरीज है। इसमें देखते हैं ऑल 17 क्वेश्चन जो आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। Two equal positive point charge of 1 microcoulomb kept at a distance of 1 meter in air. The electric potential energy of the system will be। मतलब दो 1 किलोम के चार्जेज हैं जो 1 मीटर की दूरी पे रखा गया है, वो वायु में रखा गया है। इनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा चाहिए हमको। मतलब दिया क्या हुआ है, Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू सेम है और ये 1 माइक्रोकूलम है। 1 माइक्रोकूलम मीन्स क्या हो गया, 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है R 1 मीटर दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछ रहा है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू होता है K Q1 Q2 अपॉन R। या K का वैल्यू होता है 9.9 इंटू 10⁻9। Q1 का वैल्यू 10⁻6 होगा और दूसरे Q2 का वैल्यू 10⁻6 ही होगा। 1 R दिया हुआ है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद कितना हो जाएगा, 10⁻9, ये -6 और दूसरा भी -6। इसका वैल्यू 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 9 - 12, दैट मीन्स 9 इंटू 10⁻3। और ये ऐसा यूनिट में सब कुछ है इसलिए, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो एनर्जी क्या चीज में होता है, जूल में होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी। धारिता का मात्रक क्या है। तो धारिता के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट हमसे पूछा। कैपेसिटेंस क्या होता है, सी। चार्ज को स्टोर करने का जो कैपेसिटी है वो पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। तो क्यू को मेजर करते हैं हम लोग कूलम में, मतलब चार्ज को, और वी पोटेंशियल है जिसको मेजर करते हैं हम लोग वोल्ट में। तो कूलम पर यूनिट वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड। डज नॉट डिपेंड मतलब किस चीज पे निर्भर नहीं करता है। तो इसमें पैरेलल प्लेट अगर कैपेसिटर की बात करें हम लोग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। दो कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल में रखे हुए हैं, तो प्लेट रखे हुए हैं, इसके बीच का डिस्टेंस d होता है और ये पूरा एरिया a है मान लीजिए। तो इसका c जो होगा, कैपेसिटर कैपेसिटेंस जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, जिसमें एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है वैक्यूम का, और a जो है आपका एरिया है इस प्लेट का, और d उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और अगर सर्कुलर के लिए हम लोग लेते हैं तो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हादसे में। तो यहाँ ये सर्कुलर के केस में है जिसका रेडियस r है। तो यहाँ पैरेलल प्लेट के लिए एप्सिलॉन नॉट a बाई डी और सर्कुलर के लिए ये। तो प्लेट के साइज पे तो डिपेंड करता है, क्वेश्चन पूछ रहा है किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। सॉरी, शेप पे डिपेंड किया क्योंकि शेप के अनुसार चेंज हो गया। अब साइज के बारे में पूछ रहा है, साइज ऑफ प्लेट। साइज ऑफ प्लेट पे बिल्कुल डिपेंड करेगा क्योंकि यहाँ एरिया है, साइज के बढ़ने घटने से एरिया बढ़ेगा घटेगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। चार्ज ऑन प्लेट्स होगा कि नहीं होगा, थोड़ा देर बाद देखते हैं। इसके पहले ये देख लें डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो यहाँ डी जो है ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट है, तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये आंसर ये भी नहीं होगा। होगा कौन, ये होगा चार्ज। तो अभी आप कहिएगा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी आप बताएं कि चार्जेज ऑन प्लेट्स C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो क्यू चार्ज ऑन प्लेट्स की तो था, इस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं करता। क्यों, क्योंकि क्यू जैसे बढ़ाओगे वैसे ही वी का भी वैल्यू बढ़ जाएगा उतना ही अमाउंट में। कैसे, जैसे मान लीजिए क्यू को हम क्यू डैश कर देते हैं, टू क्यू कर देते हैं, तो वी का वैल्यू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो नया वी डैश का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू डैश अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ से वी का वैल्यू के क्यू अपॉन आर होता है, तो क्यू डैश हो जाएगा, क्यू डैश की जगह पे कितना, टू क्यू लिखेंगे, के टू क्यू अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा
2 KQ/R मीन्स ये वैल्यू कितना हो गया, V डैश का वैल्यू हो गया 2 KQ/R, और KQ/R V तो था, तो ये 2 भी हो जाएगा। तो अब Q डैश डिवाइडेड V डैश अगर हम करें, इसको इरेज कर लें, सॉरी, Q डैश का वैल्यू 2Q और V डैश का वैल्यू भी 2 भी आ गया। तो नया कैपेसिटेंस जो C डैश आया वो कितना आया, Q/V, 2Q/2V, 2 कैंसिल, तो Q/V ही रह गया। कहाँ चेंज हुआ, तो C डैश C ही रह गया। तो क्या चार्ज पे डिपेंड करता है, तो चार्ज पे नहीं डिपेंड करता है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्जेज ऑन प्लेट्स। किसी 4 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है आउटर सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, मान लीजिए कोई भी चार्ज कंडक्टर हो सकता है, सर्कुलर ही क्यों ले रहे हैं हम, कोई भी चार्ज कंडक्टर है, इसके आउटर सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस सरफेस पे चार्जेज हैं तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। सर्कुलर के भी केस में अगर इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, उससे डायरेक्शन डिपेंड करेगा, तो इससे आउटवर्ड बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये बाहर की तरफ होगा, सॉरी यहाँ नहीं होगा, इस वाले एरिया में नहीं होगा, ये बाहर की तरफ होगा, और ये रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब यहाँ से 90 डिग्री पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, मतलब लंबवत। यदि किसी चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर क्षेत्र क्या होता है, जैसे ही उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो कंडक्टर के अंदर का जो चार्जेज होंगे वो बाहर आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, तो जीरो। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 2 पॉइंट चार्जेज अपोजिट इन साइन। 2 पॉइंट चार्ज है जो साइन में अलग है, मतलब अलग अलग आवेश है 2 पॉइंट चार्ज का, तो उनके पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, -k Q1 Q2/R, सॉरी माइनस नहीं प्लस k Q1 Q2/R। तो ये तो दोनों पॉजिटिव ही होता है, जैसे Q1 Q2 अपोजिट साइन के हुए दोनों का वैल्यू आ जाएगा निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव। Gauss's law states that electric flux through a closed surface, electric flux through a closed surface, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि अगर कोई इनक्लोज सरफेस है तो इसके थ्रू टोटल जो फ्लक्स होगा फाई, वो क्या होगा, इसके मान लीजिए क्यू इन और क्यू आउट, ये बाहर के चार्जेस हैं, अंदर के चार्जेस हैं, तो दोनों के चलते आउट और इन दोनों मिला करके जो टोटल फ्लक्स आएगा, क्यू तो फ्लक्स फाई टोटल जो आएगा वो कितना होगा, क्यू इनक्लोज जो है उसका डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें से प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज, ये सही है, ऑप्शन ए। किलोवाट आवर मात्रक है, किलोवाट आवर, देखिए किलो, ये है आपका किलो वाट आवर, तो किलो को तो 1000 बोलते हैं हम लोग, वाट तो वाट ही रहने देते हैं, आवर को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये 3600 सेकंड हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करने पे वो मिनट होगा, फिर 60 से सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 करें तो 10 पावर कितना हो जाएगा, दो यहाँ तीन और तीन छः, 10 पावर 6 वाट सेकंड। वाट क्या चीज का होता है, पावर, और ये है सेकंड। वाट सेकंड को हम लोग एनर्जी बोलते हैं, क्यों एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि वाट वाट क्या चीज मेजर करता है, पावर मेजर करता है। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ क्या है, वाट आवर है, वाट आवर है,
तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटू टाइम, मतलब वाट को हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, और सेकंड भी है टाइम, तो टाइम टाइम कैंसिल तो बचा क्या, किलोवाट क्या चीज है, एनर्जी का यूनिट है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। एनर्जी को जूल में मेजर किया जाता है। तो ये क्या चीज का यूनिट है, ये जो भी बच्चा मारा है ऑप्शन बी वो गलत मारा है, इसका ये होगा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन सा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? एम्पियर्स लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लेंज लॉ? नन ऑफ दीज। एम्पियर्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 10। When an ammeter is shunted, then the measurement limit। जब ammeter को शंट किया जाता है तो मेजरमेंट लिमिट क्या हो जाता है? ammeter मान लीजिए ये है, यहाँ पे लगा हुआ है। शंट करने का मतलब है कि यहाँ इससे पास करने वाला एक बहुत कम रेजिस्टेंस का आरएच, ये शंट जोड़ देते हैं, इसका मतलब सारा का सारा मैक्सिमम इधर से करंट पास होने वाला है बहुत कम होता है, तो इसके लिमिट जो मेजरमेंट का है वो बढ़ जाता है, तो इंक्रीज है। चुंबकशीलता का विमेय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है? न्यूटन्स, सॉरी, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कहता है? एफ जो होता है एफ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, एफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमको म्यू नॉट इसका चाहिए, परमिएबिलिटी ये है, म्यू नॉट का वैल्यू चाहिए, तो ये एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, और ये 4 पाई तो कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, वैसे हम लोग लिख सकते हैं इंटू 4 पाई। तो इसका डायमेंशन जो होता है m l t - 2 होता है, फोर्स का। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बेसिक्स है, इतना याद होना चाहिए। ये एल स्क्वायर होता है आर का। m1 जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, m यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम्पियर, मतलब इसका यूनिट एम्पियर मीटर होता है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला आई ए एल हो जाएगा। तो अगर इसको लिखते हैं हम लोग ए एल, तो ये 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, A2 L2 कर देंगे, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, ये एल स्क्वायर है नीचे, सॉरी, एल स्क्वायर है नीचे, इस एल स्क्वायर से इस एल स्क्वायर को कैंसिल कर दिया जाए, ये वाला नहीं, तो कितना आएगा, m l t - 2 a - 2, ये आएगा परमिएबिलिटी का फार्मूला, चुंबकशीलता का। तो m l t - 2 किसमें है, a - 2, ऑप्शन नंबर ए सही मारा है बच्चा। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसको बोला जाता है कंबाइनली म्यू नॉट अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंट्रिंसिक इंडिपेंडेंस बोला जाता है, इम्पेडेंस, सॉरी, इट वाज इंट्रिंसिक
इम्पीडेंस, इसको हम लोग ओम में मेजर करते हैं। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस को ओम में मेजर किया जाता है, तो इसका आंसर होगा एक्चुअली इसका वैल्यू सी इक्वल टू जो होता है अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो होता है अंडर रूट म्यू नॉट नॉट, इसका वैल्यू होता है लगभग 377 ओम के इक्वल, याद रहना चाहिए, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज इन एनी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देन द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है? थीटा बाई आई, जो होता है एन ए बी अपॉन के। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड है, और के आपका टॉर्सनल कांस्टेंट है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, इसका सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। उदासीन बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू क्या होता है? ये बी बी एच के बराबर होता है, हॉरिजॉन्टल उसके इक्वल हो जाएगा। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 है तो इसका वर्ग मध्य मूल मान क्या होगा? मतलब आई आर एम एस का वैल्यू पूछ रहा है, ये होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.707 आई नॉट। आई नॉट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, आई नॉट इक्वल टू है 10 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा 0.707 इंटू 10, मतलब 7.07। तो इसका वैल्यू ये, आंसर बी। शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान, पावर फैक्टर पूछ रहा है आपसे। इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है क्या है? फाई होता है, कॉस फाई, पावर फैक्टर कॉस फाई, और फाई जो है फेज एंगल है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो इसमें जो करंट है वो लाइक करता है 90 डिग्री से। यहाँ फेज एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो कॉस फाई का वैल्यू, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, AC circuit containing only capacitor, the phase difference between current and voltage is। in an AC circuit containing only capacitor means कैपेसिटिव सर्किट है, ओनली कैपेसिटर। तो ओनली कैपेसिटर जिसमें होता है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, करंट लीड्स वोल्टेज कितना से, बाई पाई बाई टू से। अब फेज एंगल का वैल्यू कितना हो गया, फेज डिफरेंस फाई का वैल्यू 90 डिग्री मीन्स पाई बाई टू। तो आंसर बी सही है। एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है, रेजोनेंस कंडीशन में एलसी सर्किट सर्किट में फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो एक्चुअली रेजोनेंस कंडीशन क्या है, जहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो वैल्यू है वो बराबर हो
इंडक्टिव रिएक्टेंस के। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू कितना होता है? इसको एक्स सी का वैल्यू 1/ओमेगा सी लिख सकते हैं। एक्सएल का वैल्यू होता है ओमेगा। तो दोनों जगह पे ओमेगा क्या है? ये 1/ओमेगा को फाई लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ लिख सकते हैं, सॉरी। और ये सी है। यहाँ ओमेगा को 1/एफ लिख सकते हैं, ये एल है, तो यहाँ से ये एफ स्क्वायर एल बाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एफ हो जाएगा, बट ये डिवाइड बाई सी ही रहेगा ना, तो ये हो जाएगा एल सी, एल इंटू सी। एफ का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट, इट्स टोटली रॉन्ग, माई मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी। रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल और एक्ससी दोनों वैल्यू सेम होगा। एक्सएल का वैल्यू होता है ओमेगा एल और एक्ससी का वैल्यू होता है 1/ओमेगा सी। यहाँ से हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं 1/एल सी। अब ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2πf होता है, जहाँ एफ फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा स्क्वायर, तो ये 2πf का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/एल सी। 2πf का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√एल सी, तो एफ का वैल्यू हो जाएगा 1/2π√एल सी। ये आपका फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस कंडीशन में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नो 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 नो, इट्स नॉट 1/2√1/एल सी। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं होगा। 19 नंबर, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। तो सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल का क्या लॉजिक है इसमें? ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर, ये कॉइलिंग है, इधर सेकेंडरी, ये है प्राइमरी। प्राइमरी को 1 से, सेकेंडरी को 2 से, तो इसमें N1 I1, इसको इसको N2, नंबर ऑफ टर्न्स को, और I2 इससे मेजर करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? N2 अपॉन N2 ज्यादा होगा, सॉरी, ये 1 प्राइमरी को 1, तो ये I1 होगा ना, और ये N2 ये I2 होगा। N2 N1 से बड़ा होगा, और N2 N1 N2 और I में जो रिलेशन है वो ये है कि N1/N2 जो होता है वो इक्वल टू I2 अपॉन I1 होता है, मतलब उल्टा। तो N2 अगर ग्रेटर देन N1 कंडीशन है स्टेप अप के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? I1 ज्यादा होना चाहिए I2 से, मतलब इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द वैल्यू करंट इन सेकेंडरी कॉइल लेस होगा, सेकेंडरी कॉइल में करंट लेस होगा। 20th क्वेश्चन नंबर, एक उत्तल दर्पण में जो बने हुए प्रतिबिंब हैं वो कहाँ बनते हैं सदैव? तो अगर मान लीजिए सबसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट से आएगा, तो इसके पैरेलल लाइंस सारी आएंगी। इनफाइनाइट से आने वाली सारी लाइंस जो हैं वो कहाँ, यहाँ से कन्वर्ज होने के बाद मीट करेंगी, वो, सॉरी, डाइवर्ज होने के बाद कहाँ से निकलती हुई प्रतीत होंगी? ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत होंगी, मतलब फोकस पे बनेंगे। मान लीजिए दूसरा कंडीशन कि कोई ऑब्जेक्ट पोल और इनफाइनाइट के बीच में रखा हुआ है, तो यहाँ से पैरेलल जाने वाली लाइन इधर से निकलेगी, जो कि फोकस पे आता हुआ लगेगा कि फोकस पे यार से निकल रहा है, और यहाँ से जो जितना एंगल बना के निकलेगा, यहाँ डेविएट भी, रिफ्लेक्ट भी उतना ही एंगल पे हो जाएगा, ये दोनों एंगल सेम होता है, तो ये जो बनेगा यहाँ पे बनेगा। तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था उसका फोकस पे बना, थोड़ा और करीब लेके आए तो वो फोकस से पहले आने लगा, मतलब इसके पहले ही बनेगा, तो ये हुआ पोल। तो इसमें पोल और फोकस के बीच में ही हमेशा रहेगा, इन बिटवीन पोल एंड फोकस। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी माध्यम से निर्वात में आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, मतलब क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है। मान लीजिए ये है आपका, ऊपर है वैक्यूम, नीचे है मीडियम, कोई यहाँ से रे इंसिडेंट होता है क्रिटिकल एंगल थीटा सी पे, तो ये पूरा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब होना चाहिए था रिफ्लेक्शन कि इधर जाता, लेकिन गया नहीं, पूरा का पूरा बेंड हो गया।
मान लीजिए ऊपर वाले मीडियम को हम N2 बोलते हैं, नीचे वाले मीडियम को N1 बोलते हैं। तो थीटा सी क्रिटिकल एंगल जो होता है वो होता है साइन थीटा सी का वैल्यू जो होता है N2 अपॉन N1 के इक्वल होगा। साइन थीटा सी यहाँ 30 डिग्री है, इसलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू N2 अपॉन N1। N2 का वैल्यू, N2 वैक्यूम है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव 1, और ये मीडियम है, मान लीजिए इसका N है। तो N का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है N, वो क्या होता है C अपॉन V। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड इन वैक्यूम लाइट का, ये स्पीड इन मीडियम। तो आपसे पूछ रहा है V का वैल्यू, V हो जाएगा C/M। C का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और N का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर नंबर B। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। The distance between two charges is made half. दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस आधा कर दिया जाए। One of the charge is also half. चार्ज भी आधा कर दिया जाए, तो टोटल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू विल बी कंपेयर टू प्रीवियस वैल्यू। फोर्स क्या होता है, कूलॉम्स लॉ से ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है R डैश जो नया है उसको क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, डिस्टेंस आधा कर दिया जाए, हाफ कह दीजिए को डिस्टेंस। और जो चार्ज है एक चार्ज को Q2 डैश से 2/2 कर देते हैं मान लीजिए, तो नया F डैश आएगा, वो क्या आएगा K Q1 Q2 डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर। K Q1 का Q1 Q2 की जगह पर Q2/2 हो जाएगा और R की जगह पर R डैश की जगह पर R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 2R² मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसल, देखिए हो जाएगा 2K Q1 Q2 अपॉन R²। ये वैल्यू कितना का है, क्या ये F के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2F। तो F डैश का जो वैल्यू आया कितना आया 2F के इक्वल। सो ऑप्शन नंबर डबल हो जाएगा B। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। इलेक्ट्रॉन, the speed of an electron accelerated from rest under a potential difference V। क्या होगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस ये भी मैकेनिकल एनर्जी होता है हाफ mv²। तो स्पीड पूछ रहा है, इसको इक्वेट कर देंगे, हाफ mv² इक्वल टू ईवी के इक्वल, तो v² हो जाएगा 2ev अपॉन m, तो v हो जाएगा √2ev/m। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v। यहाँ ये वाला v जो है स्पीड बता रहा है, हाफ mv² में स्मॉल v स्पीड है और ये पोटेंशियल है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू √v। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, विशिष्ट आवेश क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज ऑफ मास का रेशियो जो होता है उसको स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। काटने के बाद आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 1.8 × 10⁻11।
कूलम पर केजी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1.8 इंटू 10 सी। ये जो आंसर मारा हुआ है ये गलत मारा है बच्चा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। Parallel combination of condensed capacitor, which quantity remains same? Parallel combination of condensers, कैपेसिटर्स को पैरेलली मान लीजिए जोड़ा गया है, मतलब ये ये और ये तीनों एक साइड से, ये साइड प्लेट, ये साइड और ये साइड, इसको एक बैटरी सोर्स से जोड़ दिया गया है। तीन कॉम्बिनेशन है C1 C2 C3। मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस सारे प्लेट का यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ का 0 और ये भी हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस भी है इसके बीच का, ये सब इस पॉइंट का 0, तो इन सारे प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। पोटेंशियल 0 होगा, इन प्लेट का पोटेंशियल V होगा। तीनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V होगा, सेमी पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पैरेलल में कोई कॉम्बिनेशन जोड़ा हुआ है इस तरह का कैपेसिटर्स का, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। On inserting a dielectric material between two positive charges in air, the value of repulsive force will। दो पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम मान लीजिए इंसर्ट किया जाता है, एप्सिलॉन एम इसका है मीडियम का, तो क्या होगा? And inserting a dielectric material between two positive charges in air, the value of repulsive force। F क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक मीडियम का थिकनेस T है, तो R माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन एम का स्क्वायर करना पड़ेगा। नीचे वाला ये वाला वैल्यू R से छोटा है या बड़ा है? डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, क्वेश्चन नंबर 27 है। द डिस्टेंस बिटवीन टू equal and opposite charges of 0.2 of 0.2 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस हैं, 0.2 माइक्रोकूलम 3 सेंटीमीटर, देयर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस डी है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट पी आएगा वो क्यू इंटू डी आएगा। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 इंटू 3 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻²। एक्चुअली इंटू माइक्रोकूलम है तो -6 हो जाएगा, 0.6 इंटू 10⁻8 माइक्रोकूलम। 6 किलोमीटर, ये 0.6 होना चाहिए क्योंकि यहाँ 0.2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। 0.2 माइक्रोकूलम है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, सो 0.6 ऑप्शन बी। अगर ये 0.6 कर देते हैं तब ऑप्शन बी होगा, नहीं तो कोई मैच कर नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 28।
Inside a closed surface, n electric dipoles are situated. The electric flux coming out from the closed surface will be, क्या होता है? क्लोज सरफेस मान लीजिए है, इसके अंदर कोई चार्ज Q इनक्लोज्ड है, तो फ्लक्स जो होगा टोटल कितना होगा? Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कह रहा है n डाइलेक्ट्रिक डाइपोल्स है। एक डाइपोल में, डाइपोल का क्या मतलब है? प्लस Q माइनस Q, तो वन डाइपोल कितना होगा? प्लस Q माइनस Q, जीरो। एन डाइपोल में कितना होगा टोटल नेट चार्ज? जीरो कूलम। तो फाई कितना हो जाए? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड जीरो है, तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। तो आंसर डी, नॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। Two light waves of equal magnitude and equal wavelengths are superimposed. The magnitude of the resultant wave will be maximum and phase difference. तो कंस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस होता है तब मैक्सिमम होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज एंगल जीरो होना चाहिए। सो ये होगा। पोलराइज लाइट एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइज लाइट क्या होता है? मान लीजिए कोई ये लाइट है, नॉर्मल लाइट है, 3D इसका ये होगा, चारों तरफ तीनों तरफ वाइब्रेशन होगा। इसको किसी अगर पोलराइजर से पास कराया जाता है इस तरह से, तो इसका क्या होगा कि परपेंडिकुलर इसके जो मतलब इस तरह के वाइब्रेशंस हैं, और एक वाइब्रेशन इस एंगल में जो होगा परपेंडिकुलर इसके, इस तरह परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन जो ये डायरेक्शन में हो रहा है इसको ये रोक देगा। इधर से सिर्फ एक वाइब्रेशन मतलब एक तरफ का ये वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर जो रेज हैं उनके प्रोपगेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो ये पोलराइज लाइट हो गया। तो पोलराइज लाइट ये है और वाइब्रेशन इस तरह से हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो आंसर सी सेम आ रहा है बच्चा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा नहीं है? अल्फा रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, एक्स रेज। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा नहीं है? अल्फा रेज, गामा रेज, एक्स रेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है कौन कौन सा? शुरुआत करिए तो गामा रेज, इसको वैसे गामा रेज, फिर आता है एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर इंफ्रा, फिर आता है रेडियो वेव्स। यहाँ से एक्स रेज, गामा रेज से जो 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होकर के 700 अप्रोक्सीमेटली होता है, ये इसके रेंज में होता है। सो अल्फा रेज जो है ये नहीं है, तो हम ऑप्शन ये 32। Speed of electromagnetic wave in any material medium is not dependent.
upon its wavelength, upon its frequency, upon its intensity, upon its speed. C क्या होता है? C। C जो होता है lambda इंटू v होता है। तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता ही है। वेलोसिटी, इलेक्ट्रोन मैग्नेटिक वेव, E इक्वल टू न्यू लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 30। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मटेरियल मीडियम इज नॉट डिपेंडेंट। इंटेंसिटी से परमिटिविटी पे भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी और वेवलेंथ पे भी। इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है। सो ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित इन द phenomena of photoelectric emission on increasing the intensity incident light photoelectric current। इंटेंसिटी जैसे बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटिंग, मान लीजिए ये कोई है सरफेस, इस पे जो इंसिडेंट रेज है, इसकी इंटेंसिटी जैसे बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसको छोड़ के निकलेंगे उनका नंबर बढ़ने लगेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या होगा? करंट बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इमिटिंग इलेक्ट्रॉन जो सरफेस इमिट करेंगे वो बढ़ जाएंगे, सरफेस छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा? करंट भी बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा इंक्रीजेज। Wavelength of deep Broglie wave associated with any moving particle does not depend upon। तो डीप ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है लेमडा इक्वल टू एच सी बाई लेमडा एच बाई टी, सॉरी। डीप ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है लेमडा, वो एच बाई पी होता है। यहाँ पी एम बी होता है। पी है मोमेंटम, ये है कांस्टेंट। तो एच बाई एम भी मास पे भी, वेलोसिटी पे भी और मोमेंटम पे भी, दोनों पे डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, मास पे भी डिपेंड करेगा और मोमेंटम पे भी। मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी, मोमेंटम पे भी। यहाँ से हम देख सकते हैं लेमडा एच बाई पी होता है, पी मोमेंटम होता है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता है पूछ रहा है ना, डज नॉट डिपेंड। तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। फार्मूला ऑफ काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, ई का वैल्यू क्या होता है? एम सी स्क्वायर। और ई का और वैल्यू होता है एच न्यू, मतलब एच सी बाई लेमडा। दोनों को इक्वेट करेंगे अगर, दोनों से एनर्जी का ही वैल्यू है, तो एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ से एम का वैल्यू हो जाएगा एच सी बाई लेमडा अपॉन सी स्क्वायर। मास जो होगा एच बाई सी लेमडा।
h/c लेमडा, लेमडा को 1/λ को हम न्यू भी कह सकते हैं, 1/λ न्यू के बराबर होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा h/c, ये भी हो जाएगा दोनों h/c, ये क्वेश्चन नंबर 36। फोकस दूरी दो अभिसारी लेंसों के बीच का अगर संपर्क में रखे तो फोकस दूरी क्या होगी, 2 इक्वल, ऐसे रखा हुआ है, तो ऐसे अगर n कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, इसका f1, इसका f2, इसका f3, तो 1/f दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डेटेड 1/fn, ठीक है। तो 1/f जो हो जाएगा इक्वल है 1/f प्लस 1/f, तो ये कैपिटल F कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है और स्मॉल f जो है सिंगल, ये हो जाएगा 2/f, तो कैपिटल F का वैल्यू f/2 मतलब आधा हो जाएगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 37। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी P दिया हुआ है, 2 डायोप्टर, P बराबर होता है 1/f इंटू इन मीटर, तो 2 इक्वल टू 1/f, f इक्वल टू 1/2 मीटर, मीन्स 100 सेंटीमीटर अपॉन टू 50 सेंटीमीटर, तो आंसर बी इसका, आंसर बी। 38। Which of the following is used to reduce chromatic aberration in lenses? क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है? तो ये लेंस फेल्यूर होता है जिसके कारण वो कलर्स को एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाता है, तो इसको एक क्रोमेटिक लेंस को यूज करके दूर किया जाता है, ये भी आंसर सही है। Percutaneous lens, convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of material of lens। यहाँ लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला मान लीजिए एक लेंस है, इसको एक मीडियम में डिप किया गया है, ये मीडियम है, ये लेंस है, इसका म्यू है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है जो इस सेटअप से इसका फोकस होगा 1/f होगा म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जो है इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव मटेरियल लेंस का, ड्रॉ का जो अपर्तनांक है मीडियम का वो ही इसका है, मतलब म्यू एल म्यू एम के बराबर है, जिसको मान लेते हैं म्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगा 1f का म्यू अपॉन म्यू हो जाएगा -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये 1/1 करके ये टोटल 0, तो 1/f का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/f का वैल्यू 0, तो f का वैल्यू इनफाइनाइट, सो बिकम्स इन्फिनिटी। साबुन को बुल्ले रंगीन दिखते हैं, बबल ऑफ सोप अपीयर्स कलर्ड, पोलराइजेशन की वजह से ऐसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज, इसमें से पोलराइज किसको नहीं किया जा सकता है, तो पोलराइजेशन अभी बताए हैं पिछले क्वेश्चन में कि रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट का, एक डायरेक्शन के मूवमेंट का, उसके परपेंडिकुलर जो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जो भी मोशन हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन का ही रहेगा यहाँ बचेगा, तो ट्रांसवर्स वेव का ही पोलराइजेशन कर सकते हैं क्योंकि इसमें मोशन इस डायरेक्शन में है और वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है, तो जो ट्रांसवर्स वेव होगा वही बचेगा। साउंड वेव ट्रांसवर्स वेव नहीं है, तो आंसर क्या होगा, किसको कैन नॉट बी पोलराइज, तो साउंड वेव को नहीं किया जा सकता है, लाइट को भी किया जा सकता है, एक्सरे भी है, रेडियो वेव्स भी है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, डिजिट सीक्वेंस, मिस्टेक ऑफ स्लाइड,
टू क्वेश्चंस मिसिंग। प्लस टू क्षमता के लिए बराबर इसका दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है? +2 डायोप्टर यूज करता है पॉजिटिव, मतलब लेंस कौन सा होगा? कन्वेक्स लेंस है। लेंस है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस किसके लिए यूज किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया के लिए। हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस, दूरदृष्टि दोष। कौन सा लॉजिक गेट तब सही निर्णय देता है जब निवेश भिन्न हो? मीन्स 0 1 पे 1 दे, 0 0 पे 0 दे, 1 0 पे 1 दे, और 1 1 पे 0 दे। जब निवेश भिन्न हो, इस कंडीशन में दोनों डिफरेंस है तब पॉजिटिव दिया, इसमें भी दोनों डिफरेंट है तो पॉजिटिव दिया, सेम पे निगेटिव देता है, तो ये जॉर गेट में होता है। रिवर्स बायस डायोड कौन सा है? तो जेनर डायोड भी है और फोटो डायोड भी है, तो आंसर कौन सा होगा? इफ आई रिवर्स बायस डायोड जेनर भी है और फोटो है, तो आंसर डी, बोथ ए एंड सी। नैंड गेट का बुलियन क्या है? नैंड गेट कैसा होता है? ये एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं नैंड गेट। इसका बुलियन होता है, मान लीजिए वाई है, ये ए है, बी है, तो वाई जो होगा ए इंटू बी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं ए बार प्लस बी बार। इसमें अगर जीरो जीरो इनपुट देंगे तो 1 आएगा, 0 1 इनपुट देंगे तो 1 आएगा, 1 0 इनपुट देंगे तो 1 आएगा, 1 1 इनपुट देंगे तो 0 आएगा। तो इसका बुलियन हमसे पूछ रहा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये 47 का ये। What type of wave is used in fiber ऑप्टिक कम्युनिकेशन? ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन, ऑप्टिक से है, ये ऑप्टिकल का बात हो रहा है, ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट। कौन सा वेव होगा? लाइट कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति प्रकाश का उपयोग होता है? 300 से इट इज समथिंग 300 to 30,000 हर्ट्ज होता है। तो 30 to 30,000। 29। टीचर द फॉलोइंग एक चार्जलेस पार्टिकल। कौन सा चार्जलेस पार्टिकल है? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन जो है चार्जलेस पार्टिकल है। प्रोटॉन तो प्लस चार्ज होता है, अल्फा +2 से पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली नहीं, हाँ प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा, प्रोटॉन। एक्सरे, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक्सरे। 1 EMU की तुल्य ऊर्जा, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 EMU। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये होता है 1/12 ऑफ C12 एटम मास, मास ऑफ C12 एटम। इसका वैल्यू आता है 1.66 × 10⁻27 kg। इसका एनर्जी पूछ रहा है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मास इंटू
सी का स्क्वायर सी स्पीड ऑफ लाइट है, मास यहाँ 1 इंटू 6 10 टू पावर -27, यहाँ 3 इंटू 10 टू पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 1.66 इंटू 3 3 9 इंटू 10 टू पावर 16 इंटू 10 टू पावर -27 इसका है। तो वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका 14.94, ओ सॉरी 14.94 इंटू 10 टू पावर -11 जूल। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हमको इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.6 माइनस 19 कूलम से मल्टीप्लाई करेंगे जूल पर मिनट कूलम, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 931 इंटू 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 पावर 6 को मेगा बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आंसर इज डी। 57 कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड है, सी का वैल्यू दिया हुआ है 100 माइक्रोफैराड है, माइक्रो को हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर -6 फैराड हो जाएगा, और ये 100 वोल्ट दिया हुआ है वोल्टेज। एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, सी का वैल्यू 100 इंटू 10 टू पावर -6, वी का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 10 टू पावर -6, ये 4 2 6, ये भी हो जाएगा कैंसल, 1/2 मीन्स 0.5 जूल। आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 58, यूनिट वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट का मतलब है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अगर आपको एक फार्मूला याद हो पोटेंशियल का, तो V E इंटू डी होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, तो पोटेंशियल मिलता है। तो क्या V बाई डी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आया? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, पोटेंशियल अपॉन डी क्या है? लेंथ है, लेंथ, तो ये वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। 59 वैद्युत चालन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह में V और 0 के बीच की विभवांतर V हो, तो निकालना है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू होता है V टॉ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V ऑन मास इंटू एल। तो ये जो है वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी है, तो प्रोपोर्शनल टू V। ये कह रहा है क्वेश्चन, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज V ऑफ अ कंडक्टर एंड करंट I ऑन द y एक्सिस पे, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? I को रिप्रेजेंट कर रहा है, V इसको। तो ये कह रहा है कि ये y एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा? तो R बराबर ओम्स लॉ से क्या हम लोग जान रहे हैं? V बाई आई, R V बाई आई होता है। तो यहाँ अगर ये वैल्यू V का ले लेते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये V बाई आई tan थीटा हो जाएगा। इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है P, और ये हो गया B, तो tan थीटा का वैल्यू P बाई B, P का वैल्यू यहाँ V, और B हो गया आपका I। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू V बाई आई, दैट इज रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, tan थीटा सही है। आपसे पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट पूछ रहा है। पावर P इक्वल टू होता है वी आई, V को आई आर अगर लिख देते तो आई, ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अच्छा, ये आई स्क्वायर वी आई, तो यहाँ से P इक्वल टू वी आई को हम आर के आई को आई के टर्म में लें, कि V इक्वल टू आई आर होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा, V इंटू वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ये पावर वी स्क्वायर बाई आर इंटू आर है ना, ये वाला हो जाएगा।
वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, विद राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ जाता है, बढ़ जाएंगे। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ने लगेगा, करंट बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस का कम हो जाना, तो ये डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस आर का वैल्यू, आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, रो एल बाई ए। दिस इज फेरो परमिएबिलिटी पूछ रहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो फेरोमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होता है। तो सबके केस में फेरोमैग्नेटिक के केस में म्यू आर का वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होगा 1 से, डायमैग्नेटिक के केस में म्यू आर का वैल्यू छोटा होता है 1 से, और पैरामैग्नेटिक के केस में म्यू आर का वैल्यू बड़ा होता है। दोनों केस में फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में बड़ा होता है, लेकिन इसमें बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो ये डी आंसर होगा। R1 R2 R3 प्रतिशत श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो श्रृंखला पथ सीरीज में आपको तीन या जितने भी हैं R1 R2 R3 जो भी है R1 R2 R3, इसको कनेक्ट कर दीजिए किसी सोर्स से V, यहाँ से आई करंट निकलेगा, तो इससे भी इससे भी इससे भी पास होके फिर इसमें आएगा, यहाँ भी करंट आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा। तो यहाँ क्या समान होती है, प्रवाहित धारा समान होती है। R1 R2 R3 करंट फ्लोइंग थ्रू ईच सर्किट इज सेम। धारा घनत्व, धारा घनत्व मतलब करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया होता है, इस एरिया से पास कर रहा है करंट आई अपॉन ए, आई को एम्पियर में और एरिया को मीटर स्क्वायर में, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर ये वाला हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। Now 67. If the length of a conductor is doubled while keeping the potential difference across it constant, drift velocity, VD का भी फॉर्मूला आपको बताए थे, E टॉ V अपॉन एम एल, ये बाकी सारा चीज कांस्टेंट है, तो VD का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन L, L डैश को L बाई 2 करते हैं तो VD का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई L बाई 2, VD डैश, VD डैश जो हो जाएगा 2L हो जाएगा, मीन्स डबल हो जाएगा, V doubled, length of conductor is doubled, sorry I have done it half, इसमें तो ये करना है ना, डबल करना है, को न्यू लेंस जो आएगा, न्यू लेंस जो आएगा कांस्टेंट जो भी है अपॉन 2L हो जाएगा, VD डैश, तो ये हाफ हो जाएगा, VD बाई 2 हो जाएगा, मीन्स हाफ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, सोलेनोइड का करंट ऐसे मान लीजिए जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, इसका मतलब राइट हैंड थंब रूल से ये एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, एक्सिस के अलोंग इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग, पैरेलल टू एक्सिस। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड डिपेंड्स अपॉन, क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनोइड का, दिस इज L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, यहाँ पे परमिएबिलिटी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया है, लेंथ है,
तो किस पे डिपेंड करता है? द करंट डिपेंड्स ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स मीडियम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, number of turns per unit length of the solenoid, both.